वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमन और वज़ीर तजारत पीयूष गोयल राज्यसभा के लिए मुंतखब। जुमे को राज्यसभा की 16 सीटों के लिए पोलिंग में महाराष्ट्र में बीजेपी और महाअघाड़ी को 3-3 सीटें मिली, तो कर्नाटक में बीजेपी ने राज्यसभा की 4 सीटों में से 3 पर दर्ज की जीत। राज्यसभा इंतखाबात के दौरान देखने को मिला सियासी ड्रामा। राजस्थान और महाराष्ट्र में गड़बड़ी के बाद इलेक्शन कमीशन ने देर शब गिनती शुरू करने की दी हिदायत। बीजेपी ने राजस्थान की अपनी एमएलए शोभा रानी को क्रॉस वोटिंग के लिए किया मुअत्तल। यहां कांग्रेस ने जीती 3 सीटें। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह आज गुजरात में मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का करेंगे आगाज़। वज़ीर दाखिला दीव के 3 रोज़ा दौरे के दौरान मगरबी जोनल कौंसिल की मीटिंग की सदारत भी करेंगे। गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा में मीटिंग करेंगे शिरकत। दादर और नागर हवेली के साथ साथ दमन और दीव के मुंतज़मीन भी इस मीटिंग में करेंगे शिरकत। भारत के सनअती प्रोडक्शन में अप्रैल में 7.1% की शरह से इजाफा। मार्च 2022 में सनअती प्रोडक्शन की शरह 1.9% थी। मैन्युफैक्चरिंग शोबे में अप्रैल में 6.3% की तरक्की दर्ज। कानकुनी के शोबे में 7.8% की तरक्की का रिकॉर्ड किया गया दर्ज। युवा भारतीय ग्रैंड मास्टर और प्रज्ञानंद ने जुमे को नॉर्वे में जीता शतरंज का ग्रुप ए ओपन टूर्नामेंट। 16 साल ग्रैंड मास्टर ने 9 राउंड में हासिल किए 7.5% पॉइंट्स। नाज़रीन आदाब, उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ मसरूर फैज़ी और आइए अब खबरों पर तफसील के साथ नज़र डालते हैं। 4 रियासतों में राज्यसभा की 16 सीटों के लिए जुमे को इंतखाबात हुए। हरियाणा में आधी रात का सियासी ड्रामा देखने मिला। वोटों की गिनती के बाद कांग्रेस ने सबसे पहले ऐलान किया कि उसके उम्मीदवार अजय माकन जीत गए हैं, लेकिन उसके बाद जब वोटों की दोबारा गिनती हुई तो अजय माकन इसमें हार गए। हरियाणा में एक सीट बीजेपी के कृष्ण लाल पवार ने जीती है, जबकि दूसरी सीट बीजेपी के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा ने जीती है। हरियाणा के वज़ीर आला मनोहर लाल खट्टर ने कांग्रेस एमएलए कुलदीप बिश्नोई पर कहा कि उन्होंने खुला वोट दिया है, अपने दिल की आवाज़ से दिया है, कोई छुपा कर नहीं दिया है। मित्रों, बहुत ही ये प्रसन्नता का विषय है हमारे लिए। भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट श्री कृष्ण पवार जी और हमारे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट श्री कार्तिकेय शर्मा जी, इन दोनों को चुना है और सफलता दिलाई है। ऐसे सभी विधायकों को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। और ये एक प्रकार की हरियाणा की जनता की जीत है, लोकतंत्र की जीत है। मैं आशा करता हूं कि दोनों हमारे नए राज्यसभा के सदस्य राज्यसभा में जाकर के हरियाणा के हितों की पूरी चिंता करेंगे। महाराष्ट्र की 6 सीटों पर फैसले के मुताबिक महाविकास अघाड़ी के 3 उम्मीदवार और बीजेपी के 3 उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। महाविकास अघाड़ी को 6ठी सीट पर धचका लगा है। इस सीट पर बीजेपी के धनंजय महादिक ने शिवसेना के संजय पवार को शिकस्त दी। धनंजय महादिक को 41.58% वोट और संजय पवार को 39.26% वोट मिले। शिवसेना के संजय रावत को 41 वोट, कांग्रेस के इमरान प्रताप गढ़ी को 44 और एनसीपी के प्रफुल्ल पटेल को 43 वोट मिले हैं। वहीं बीजेपी के पीयूष गोयल को 48 और अनिल बोंडे को 48 वोट मिले हैं। चुनाव जीतने पर बीजेपी रियासती सदर देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि इस चुनाव में बीजेपी की ताकत देखने को मिली है। आज हम सभी के लिए बहुत ही हर्ष की बात है कि महाराष्ट्र के राज्यसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के तीनों प्रत्याशी चुनकर आए हैं। हमारे प्रत्याशी और भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा में नेता श्री पीयूष गोयल जी 48 वोट लेकर पूर्ण बहुमत के साथ हाईएस्ट वोट लेकर वहां पर चुनकर आए हैं। हमारे डॉक्टर अनिल बोंडे जी भी 48 वोट लेकर चुनकर आए हैं। और हमारे तीसरे प्रत्याशी, ये भी शिवसेना के सबसे महत्वपूर्ण प्रत्याशी संजय राउत, इनसे ज्यादा वोट लेकर शिवसेना के दूसरे प्रत्याशी को हराकर आज यहां पर चुनकर आए हैं।
वहीं पीयूष गोयल ने कहा कि रियासत की आवाम ने फिर दिखा दिया है कि महाराष्ट्र में जनादेश में बीजेपी के साथ वो पूरी तरह से हैं। मैं माननीय देवेंद्र फडणवीस जी, हमारे नेता पार्टी के, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और भावी मुख्यमंत्री, उनका, हमारे अध्यक्ष चंद्रकांत दादा पाटिल और जो पूरी टीम इस महत्वपूर्ण काम में लगी थी, उनका तहे दिल से तीनों उम्मीदवार की तरफ से धन्यवाद करना चाहूँगा। और मैं समझता हूँ जिस कुशलता के साथ पूरी पार्टी एकजुट होकर, सभी आमदार, सभी उसमें हमारे कार्यकर्ता जो लगे थे, उन सभी ने ये भी दिखा दिया कि भारतीय जनता पार्टी ही इस प्रदेश में जनता ने चुनी थी। फिर एक बार जनता को मौका मिलेगा और जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है। कर्नाटक में बरसरे इख्तिदार बीजेपी ने इन तीनों सीटों पर कामयाबी हासिल की है जिन पर उसने अपने 4 उम्मीदवार खड़े किए थे। उसके साथ ही कांग्रेस के खाते में सिर्फ 1 सीट आई, जबकि उसने 2 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए थे। वहीं जेडीएस के खाते में कुछ नहीं गया है और कांग्रेस के तीनों उम्मीदवार रणदीप सिंह सुरजेवाला, मुकुल वासनिक और प्रमोद तिवारी राजस्थान में मुंतखब हुए हैं। दूसरी जानिब भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार घनश्याम तिवारी ने भी कामयाबी हासिल की है, जबकि मीडिया ग्रुप के मालिक सुभाष चंद्रा आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से हार गए हैं। रियासत की कुल 4 सीटों के लिए 5 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे थे। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह आज से गुजरात के 3 रोज़ा दौरे पर जाएंगे। वज़ीर दाखिला गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा के वज़राए आला और दादर नागर हवेली और दमन दीव के मुंतज़मीन के साथ दीव में मगरबी जोनल कौंसिल की मीटिंग की सदारत करेंगे। वज़ीर दाखिला दीव के अपने दौरे के दौरान मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का भी आगाज़ करेंगे। वहीं वो कदीम INS खोखरी के एक म्यूज़ियम की शक्ल में इफ्तिताह करेंगे। अमित शाह पार्टी के अहदेदारान और कारकुनों से भी मुलाकात करेंगे। इत्तलात और नशरियात, माही परवरी, मवेशी परवरी और डेयरी के मरकजी वज़ीर ममलिकत डॉक्टर एल मुरुगन ने तमिलनाडु के कृष्णागिरी ज़िले में एशिया के सबसे बड़े मवेशियों के फार्म का दौरा किया। ये फार्म तकरीबन 1200 एकड़ के रकबे में होसूर के करीब मथेगरी में वाक़ है। उन्होंने कैंपस में उगाए जाने वाले जानवरों की नस्लों और चारे की फसलों के अलावा वेटरनरी सहूलियात और उनकी देखभाल के लिए दस्तयाब अमला समेत फार्म पर किए जाने वाले काम के बारे में मालूमात हासिल की। उन्होंने कंगियाम बेल ब्रीडिंग सेंटर का दौरा किया, जहां बेहतरीन नस्ल के बैल पाले जाते हैं। उन्होंने सुप्रीम बैंक का भी दौरा किया। बाद में सहाफ़ियों से बात करते हुए मुरुगन ने कहा कि मरकज़ी हुकूमत ने किसानों और नौजवानों को बकरी, पोल्ट्री और मवेशी पालने या अफजाइश के मराकज़ जैसे शोबों में कारोबारी बनने के लिए तकरीबन 50% सब्सिडी फराहम की है। माही परवरी के लिए 2014 के बाद पहली बार एक अलहदा वजारत तश्कील दी गई थी और गुज़िश्ता 7 सालों में इस शोबे में तकरीबन 32,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी की गई थी। चेन्नई के कस्मेडू हार्बर को आलमी सतह पर जदीद बनाने के लिए काम किया जारी है। इस मौके पर मुरुगन ने कहा कि मुल्क में गुज़िश्ता 8 सालों में गैर मामूली तरक्की और पेशरफ्त हुई है। आइए अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। तालिबान हुकूमत ने 4 माह में तुर्कमानिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान भारत पाइपलाइन प्रोजेक्ट तापी शुरू करने का ऐलान किया है। इत्तलात के मुताबिक अफगान वजारत कानकुनी और पेट्रोलियम के तर्जुमान असमतुल्लाह बुरहान ने कहा कि ज़मीन के हुसूल जैसी वजूहात की वजह से मंसूबे को अमली जामा पहनाने में ताख़ीर हो रही है। अब सिर्फ 15% तकनीकी अमल रह गया है, जिसे जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। वजारत इक़्तिसादियात के तर्जुमान हबीब रहमान ने कहा कि इस मंसूबे से अफ़गान मईशत को फ़रोग़ मिलेगा। इस मंसूबे की तकमील से उन चारों ममालिक के दरमियान सियासी और सिक्योरिटी ताउन में इजाफ़ा होगा। तापी मंसूबे की तजवीज़ 1990 में पेश की गई थी, लेकिन मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर शुरू ना हो सका। रिपोर्ट के मुताबिक तापी मंसूबे का अमली काम 2018 में फिर शुरू हुआ था, ताहम नामालूम वजूहात की बिना पर उसे दोबारा मुलतवी कर दिया गया। साथ ही तापी पाइपलाइन 1680 किलोमीटर तक बढ़ाना है और उसे अफ़गानिस्तान में हरात और कंधार के रास्ते पाकिस्तान और भारत से जोड़ा जाएगा।
यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने जुमे को कहा है कि जुनूब मशरक़ी डोंबास के इलाके में रूसी अफवाज के साथ खुरेज लड़ाई जारी है। उन्होंने मगरबी ममालिक से अपील की है कि वो कीव को मज़ीद हथियार फराहम करें। खिताब में ज़ेलेंस्की ने कहा है कि रूस डोंबास के हर शहर को तबाह करने की कोशिश कर रहा था और यूक्रेन की फ़ौज सिर्फ उस वक्त तक अपनी मज़ाहमत जारी रख सकती है जब तक हथियार दस्तयाब हों। Усі наші захисники і захисниці. Ukrainians, defenders, I will provide a short summary of the day that is drawing to a close. By the way, it's the 107th day of our defense. Very cruel battles in the Donbass continue. I repeat these names every day: Donetsk, Lysychansk, Bakhmut, Sloviansk, many others. I repeat them in meetings with the military, in discussions with diplomats, with representatives of partner countries. Як Волноваху, як Маріуполь. अमरीकी सदर जो बाइडन और मगरबी निस्फ कुर्रे अर्ज़ के साथी रहनुमाओं ने जुमे के रोज़ इलाकाई नकल मकानी के बहरान से निमटने के लिए इक़दामात के एक नए सेट का आगाज़ किया, जिससे अमरीका की मुनक़सिम सरबराही कॉन्फ्रेंस को बचाने की कोशिश का मुतालबा कर रहे थे। मंसूबे की रस्मी नकाब कुशाई के लिए 20 ममालिक बाइडन के साथ शामिल हुए। ये ऐलानात अमरीकी क़यादत में होने वाले मुआहदे का हिस्सा हैं, जिसे लॉस एंजलिस डिक्लेरेशन कहा जाता है, और इनका मकसद ममालिक को बड़ी तादाद में तारिकीन वतन के लेने और पूरे खित्ते में जिम्मेदारी के तई तहरीक देना है। 20 countries coming together to launch the Los Angeles Declaration on Migration and Protection. With this declaration, we're transforming our approach to managing migration in the Americas. Each of us is signing up to commitments that recognizes the challenges we all share and the responsibility that impacts on all of our nations. Los Angeles Declaration is built around 4 core pillars. First, stability and assistance, making sure communities that are welcoming refugees can afford to care for them, to educate them in their education, medical care, shelter, and job opportunities. Second, increasing pathways for legal migration throughout the region, as well as protections for refugees. Third, working together to implement a more humane and coordinated border management systems. And finally, making sure we're working together to respond to emergencies. और अब बात श्रीलंका की करते हैं। भारत ने मुआशी बहरान के शिकार श्रीलंका को बड़ी राहत देते हुए $5.5 बिलियन कर्ज देने का ऐलान किया है। भारत ने यह मदद श्रीलंका को खाद की दरामद के लिए दी है। भारत का ये कदम जनूबी मुल्क से चीन के असर और रसूख को कम करने की तरफ एक बड़ा कदम हो सकता है। भारतीय हाई कमीशन ने जुमे को कहा है कि श्रीलंका जो शदीद इक़्तिसादी बहरान से नबरदाज़मा है, उसको बहरान से बचाने के लिए खाद की ख़रीदारी में फ़ंड्स की फराहमी से बचने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्रेडिट लाइन फराहम की गई है। $5.5 मिलियन तकरीबन 423 करोड़ रुपए की क्रेडिट लाइन के साथ श्रीलंका 65,000 मैट्रिक टन खाद दरामद कर सकेगा, ताकि वो मौसम की फसल के लिए फौरी ज़रूरियात फराहम कर सके। वज़ारत ख़जाना के सेक्रेटरी एम वर्धने ने डॉलर क्रेडिट लाइन हासिल करने के लिए एक्सिम बैंक ऑफ इंडिया के साथ एक मुआहदे पर दस्तखत किए। और भारत और बांग्लादेश के दरमियान बस सर्विस से दोबारा से शुरू हो गई है। ये 2 साल से कोरोना की वजह से बंद हो गई थी। ढाका कोलकाता ढाका बस को ढाका में हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। दोनों ममालिक 29 के दरमियान अगरतला, अखोड़ा और हरिदासपुर बिनापुल इंटीग्रेटेड चेक पोस्टों के ज़रिए बस खिदमत शुरू की गई हैं। बस सर्विस की बहाली से सियाहत को फ़रोग़ मिलेगा और दोनों ममालिक के दरमियान अवाम के दरमियान राब्ता मजबूत होगा। वहीं भारतीय हाई कमीशन ने ट्वीट किया है कि ये दोनों ममालिक के दरमियान किफ़ायती अवाम के दरमियान राब्ता बढ़ाने की तरफ एक बड़ा कदम है। भारत और बांग्लादेश के दरमियान 5 रूट्स कोरोना वबाई अमराज की वजह से खिदमात के मुअत्तल होने से पहले काम कर रहे थे। ढाका कोलकाता ढाका अगरतला, ढाका अगरतला, ढाका कोलकाता अगरतला और ढाका खुलना कोलकाता ढाका समेत 4 रास्ते दोबारा से काम करेंगी। नीज ढाका, सिलहट, शिलांग, गुवाहाटी, ढाका
सड़क मुकर्ररा वक्त पर खुल जाएगी। दोनों ममालिक के मुसाफिर ट्रेन खिदमात का इफ्तिताह, ढाका कोलकाता और कोलकाता खुलना बस में खिदमात के 29 मई को मैत्री एक्सप्रेस और बंधन एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाए जाने के बाद शुरू हुआ है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अक़वाम मुत्तहिदा हुकूक़ इंसानी के दफ्तर ने जुमे को कहा है कि वो 3 गैर ममालिक के हालात के बारे में फ़िक्रमंद हैं जिन्होंने यूक्रेन के लिए लड़ते हुए पकड़ लिया गया था। मगरबी यूक्रेन में रूस की एक प्रॉक्सी में मौत की सज़ा सुनाई गई थी। 2 बरतानवियों और एक मराकशी को खुद साख्ता अवामी जमहूरिया डोनेट्स्क के एक अदालत ने मौत की सज़ा सुनाई है। We are concerned, the UN Human Rights Office is concerned about the so-called Supreme Court of the self-proclaimed Donetsk People's Republic sentencing 3 servicemen to death. Now these were, as you said, citizens of foreign countries who were captured in Mariupol for being mercenaries. According to the chief command of Ukraine, all the men were part of the Ukrainian armed forces, and if that is the case, they should not be considered as mercenaries. यूक्रेन पर रूस के हमले के 100 दिन बाद भी यूक्रेन के फौजी अब भी बहादुरी से लड़ रहे हैं। यूक्रेन के फौजियों ने खारसिन में जवाबी कार्रवाई की, कुछ गांव वापस से ले लिए, जबकि रूसी अफवाज ने डोनबास के सबसे बड़े शहर स्वेरोडोनेत्स्क पर कब्जा कर लिया है। इसके साथ ही लुहानस्क के शहर लिसिचांस्क में भी शदीद लड़ाई जारी है। वहां रूसी फौज पेशकदमी कर रही है। यूक्रेन की सलामती कौंसिल के सेक्रेटरी ओलेस्की डेनिलोफ ने कहा है कि रूसी अफवाज डोनबास, लुहानस्क और डोनेत्स्क में गोलाबारी के सिलसिले को जारी रखे हुए हैं। स्वेरोडोनेत्स्क में लड़ने वाले यूक्रेनी नेशनल गार्ड के कमांडर पेट्रो कोसिक ने कहा है कि रूसी टैंकों के हमलों को कम करने के लिए उसके लिए उनके फौजी सड़कों पर करीब जाकर रूसी फौज से लड़ रहे हैं। उधर मारियोपोल में जंग के दौरान मुनहदिम और तबाहशुदा इमारतों की अस्तर नौ तामीर की तैयारियां जारी हैं। गुज़िश्ता साल 6 जनवरी को होने वाले यूएस कैपिटल हिल्स तशद्दुद की तहकीकात करने वाली अमरीकी पार्लियामेंट की कमेटी ने जुमेरात को अवामी समाज शुरू की है। उसका मकसद ये वाज़ेह करना है कि साबिक़ सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से इंतखाबी सिरका के इल्ज़ामात ने उनके हामियों को मुश्तइल किया और इक़्तिदार की पुरअमन मुंतकिली को मुतासिर किया। कमेटी उन 5 समातों के दायरे कार पर भी काम करेगी जो अगले 2 हफ्तों में मुतवक्के हैं। इस मामले की हतमी समाअत 23 जून को होगी। कमेटी ट्रंप के करीबी लोगों की गवाही की रिकॉर्डिंग का खाका भी पेश करेगी। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने इक्वाडोर, जापान, माल्टा, मोज़म्बिक और स्विट्ज़रलैंड को सलामती कौंसिल के लिए मुंतखब किया है। इनकी मुद्दत मुलाज़मत 1 जनवरी 2023 से 2 साल तक रहेगी। काबिल ज़िक्र है कि इक्वाडोर को 190, जापान को 184, माल्टा को 185, मोज़म्बिक को 192 और स्विट्ज़रलैंड को 187 वोट मिले हैं। सलामती कौंसिल एक बैनुल-अक़वामी इदारा है जो दुनिया में अमन व सलामती को यकीनी बनाने के लिए तश्कील दिया गया है। कैन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट की वजह से पन्ना टाइगर रिजर्व का आधा इलाका ज़ेर-ए-आब हो जाएगा। ऐसे में पार्क के जंगली जानवरों को किसी और जगह महफूज रखने के लिए कवर एरिया को वुसअत देने का मंसूबा है। इसके लिए पार्क से मुल्हिका 21 गाँव के लोगों को बेघर किया जाएगा। पन्ना ज़िले में 7 और छतरपुर में 14 गाँव हैं। रियासती हुकूमत ने गज़ट में नोटिफिकेशन जारी करके उनके मुंतकिली का हुक्म दिया है। सर्वे का काम आइंदा 6 से 8 माह में मुकम्मल होने का इम्कान है। काबिल ज़िक्र है कि ये प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड इलाके को आबपाशी और पीने का पानी फराहम करेगा। और खेल की खबरों में नौजवान भारतीय खिलाड़ी ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंद ने जुमे को 9 राउंड से 7.5 पॉइंट के साथ नॉर्वे शतरंज ग्रुप ए ओपन टूर्नामेंट जीत लिया है। 16 साल टॉप सीड याफ्ता प्रज्ञानंद टूर्नामेंट के दौरान अच्छी फॉर्म में थे। फाइनल राउंड में प्रज्ञानंद ने IMV परनीत को पीछे छोड़ दिया। प्रज्ञानंद ने गुज़िश्ता माह ऑनलाइन इवेंट
चेस से एबल मास्टर्स में दूसरी पोजीशन हासिल की और काफ़ी एतमाद उसके साथ ही उन्होंने हासिल भी किया है। बैडमिंटन में आलमी नंबर 1 विक्टर एक्सेल्सन ने जुमे को हांगकांग के एंजी कॉलोंग को शिकस्त देकर इंडोनेशिया मास्टर्स के सेमीफाइनल में दाखिल हो गए हैं। मर्दों के सिंगल मुकाबले में डेनमार्क के खिलाड़ी ने एंगस को 39 मिनट में 21-19, 21-13 से शिकस्त देकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। ये मैच जकार्ता के उस्तवार सेनायन स्पोर्ट्स ग्राउंड में मुनाकिद किया गया था। हफ्ते को सेमीफाइनल में एक्सेल्सन का मुकाबला होमफ्यूट एंथोनी सुनोस्का गेंटेंग्स से होगा। हुकूमत ने गुमराहकुन इश्तिहारात के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया है। सारिफिन उमूर के सेक्रेटरी रोहित कुमार सिंह ने कहा कि हम लोगों को बेदार कर रहे हैं। आगाही के लिए देही इलाकों में भी दुकानों के बाहर इश्तिहारात लगाए जाएंगे। डीडी न्यूज़ के नुमाइंदे रजनीश त्रिपाठी के साथ खुसूसी बातचीत में सिंह ने कहा कि हुकूमत ने इस मामले में कई सख्त कदम उठाए हैं, जिनमें कुछ कंपनियों पर माली जुर्माना भी आयद करना उन पर यह भी शामिल है। कंज्यूमर अफेयर्स सेक्रेटरी रोहित कुमार सिंह जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। सर, सवाल ये है कि ग्राहकों को लेकर, लेकिन कई ऐसी चीज़ें होती हैं कि शहर के लोग तो समझ सकते हैं, लेकिन गांव में जो लोग हैं वो ना तो पूरी गाइडलाइन पढ़ते हैं, ना उनको बहुत ज़्यादा समझ। इसके लिए क्या करेंगे आप? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। तो कोई भी गाइडलाइन या सरकार की कोई भी व्यवस्था हो, उसमें व्यापक प्रचार प्रसार की आवश्यकता होती है। और उसके लिए आपने शायद अगर स्क्रीन पे देखा होगा तो हम एक नई व्यवस्था बहुत जल्दी लेकर आ रहे हैं, जिससे जो ग्रामीण उपभोक्ता के परिप्रेक्ष्य में जो आवश्यक है वो उस तक पहुंच जाए। तो प्रचार प्रसार अभी भी होता है, पर उसको और इलेबोरेट रूप से एग्जीक्यूट करेंगे। क्या आप लोग गांव के जो ग्रामीण परिक्षेत्र के रहने वाले लोग हैं उनको जागरूक करने के लिए क्या करें? क्योंकि आज भी आप लोग जागरूक तो करते हैं, लेकिन ना तो प्रॉपर तरीके से गाइडलाइन लोग पढ़ते हैं, और लोग इतना छोटा लिखा होता है, यानी कि अगर किसी प्रोडक्ट को वो बड़े अक्षरों में लिखते हैं, हिंदी में लिखते हैं, तो उसके नीचे जो लिखा जाता है वो इंग्लिश में लिखा जाता है, वो समझ नहीं पाते हैं। वो उसके बारे में गाइडलाइंस में प्रावधान है कि जो मुख्य एडवर्टीजमेंट अगर किसी भाषा में है तो उसका यदि कोई डिस्क्लेमर है वो भी उसी भाषा में उसी फॉन्ट साइज़ का होना चाहिए, ताकि उपभोक्ता उसमें गलती ना कर सके, भटक ना सके। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि जो कॉमन सर्विस सेंटर हैं, जो गांव-गांव में इलेक्ट्रॉनिक कियोस्क हैं, उस पे हमने एडवर्टीज़मेंट शुरू कर दिया है। मतलब हमारे उपभोक्ता संरक्षण की सामग्री वहाँ रखी रहती है। तो जो वहाँ जैसे राजस्थान में ई मित्र है या कॉमन सर्विस सेंटर्स हैं जो गांव में, जहाँ से लोग ईमेल या बाकी चीज़ कर सकते हैं, जहाँ कंप्यूटर उपलब्ध होता है, जहाँ राशन की व्यवस्था भी होती, वहाँ हम प्रचार प्रसार की व्यवस्था करा रहे हैं ताकि इसका व्यापक पेनिट्रेशन हो सके। एक सवाल ये भी है सर कि जो लोग हैं वो चाहे शहर को हों, गाँव के या कॉमन, वो जो सेलिब्रिटी होते हैं उनको देख कर प्रोडक्ट खरीदते हैं, उसके लिए क्या करना है? तो उसके लिए सेलिब्रिटीज़ जिम्मेदारी अपनी समझें और कोई भी प्रोडक्ट को एंडोर्स करने से पहले, उसको बेचने में का समर्थन करने से पहले उसके बारे में थोड़ी जानकारी कर लें, समझ लें, पूछताछ कर लें। ये इस गाइडलाइन में प्रावधान किया गया। एक आखिरी सवाल सर, कि आप लोगों ने कुछ लोगों को नोटिस भी दिया है और कुछ लोगों को चालान भी काटा, उसके लिए क्या कहें? कौन कौन ऐसे लोग हैं? तो कोविड के दौरान कई कंपनियों ने ऐसा क्लेम किया था कि हमारी कमीज़ पहनने से कोरोना नहीं होगा या ये चश्मा पहनने से आई साइट ठीक हो जाएगी। तो हमने उसको नोटिस दिया है, उस कुछ पे जुर्माना भी लगा है। जुर्माने की कई ने अपील करी, वो भी खारिज हो गई है। इसका मतलब कोर्ट्स ने भी ये समझा है कि हमने सही जुर्माना लगाया था। कैमरामैन कुमार दत्ता के साथ रजनीश त्रिपाठी, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और नाज़रीन, अब पेश है दिल्ली से शाये उर्दू के अखबारात का मुख्तसर सा जायज़ा। अखबारात के जायज़े में आइए सबसे पहले नज़र डालते हैं रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा की अहम सुर्खियों पर। पहली अहम सुर्खी है, मुतनाज़ा तबसरे के ख़िलाफ़ नमाज जुमा के बाद मुल्क गिर एहतजाज, 12 रियासतों में मुजाहरे, नारेबाजी व पथराव। रांची में 2 अफराद की मौत, यूपी में 136 गिरफ्तार। भीड़ को मुंतशिर करने के लिए पुलिस ने लाठी चार्ज किया। एक और ख़बर हम आपको दिखा देते हैं, हिंद बांग्लादेश बस सर्विस 2 साल के बाद दोबारा शुरू हुई है। इसी से मुताल्लिक़ है, बांग्लादेश और हिंदुस्तान के दरमियान मुसाफिर बस सर्विस को शुरू कर दिया गया है। बस ढाका से कोलकाता के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। इससे कबल 29 मई को ट्रेन सर्विस भी शुरू की गई है। और आइए अब एक और ख़बर हम आपको सहारा की ही दिखा देते हैं। हिंदुस्तान मांगने वाला नहीं देने वाला मुल्क बन गया है।
बीजेपी सदर जेपी नड्डा ने कहा है कि हिंदुस्तान की शनाख्त अब एक मांगने वाली मुल्क की नहीं रही, बल्कि दुनिया को देने वाला मुल्क ये अब बन गया है। आगे बढ़ते हैं। आलमी सफ़े की सुर्खी की अगर बात करें तो ईरान में कैमरे बंद करना जौहरी मुआहदे के लिए मुहलिक धचका। बैनुल-अक़वामी जौहरी तवानाई एजेंसी IAEA के सरबराह राफेल ग्रोसी का सहाफ़ियों के साथ गुफ्तगू में इजहार ख्याल, ताउन नहीं किया तो मज़ीद अलग थलग पड़ सकता है ईरान, ये कहना है अमरीका का। आगे बढ़ते हैं। रोज़नामा सहाफ़त की अगर अहम खबरों की बात करें तो सफ़े अव्वल की पहली अहम सुर्खी है खलाई शोबे में हिंदुस्तान को बड़ा संग मील हासिल। अहमदाबाद में इंडियन नेशनल सेंटर फॉर स्पेस प्रमोशन एंड अथॉरिटी इन स्पेस हेडक्वार्टर की इफ्तिताही तकरीब में वज़ीर दाखिला अमित शाह का खिताब। एक और अहम खबर हम आपको दिखाते हैं। सहाफ़त की हर तबके को अवामी बहबूद की स्कीमों का फ़ायदा मिल रहा है। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने यह दावा किया है कि मरकज़ और उत्तर प्रदेश में डबल इंजन वाली हुकूमत ने फ़ायदा उठाने वालों का एक जामे ग्रुप तैयार किया है। आज समाज के हर तबके के लोगों को बग़ैर किसी तफरीक के हुकूमत की अवामी फलाही स्कीमों का लोगों को सीधा फ़ायदा मिल रहा है। आलमी सफ़े की सुर्खी अगर बात करें तो कैपिटल हिल पर हमला खुली बगावत के मुतरादिफ था। तहकीकाती पैनल ने यह कहा है पहली समाअत पर वाक़यात से मुतालिक ड्रामाई फुटेज और साबिक़ सदर डोनाल्ड ट्रंप के हामियों के इंटरव्यूज़ के मतन भी जारी किए गए हैं। एक और आलमी सफ़े की सुर्खी है अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में असलहा कंट्रोल बिल मंजूर किया गया है। सेमी ऑटोमेटिक राइफल ख़रीदने के लिए उम्र बढ़ेगी और गोलियों की मैगज़ीन की फ़रोख्त पर भी पाबंदी लगेगी। तो नाज़रीन, ये था दिल्ली से शाये उर्दू के अखबारात का मुख्तसर सा जायज़ा, और आइए अब जान लेते हैं मुल्क के मौसम का क्या है मिजाज। मौसम की मालूमात के साथ ही नाज़रीन उर्दू खबरनामा इख्तिताम को पहुँचता है। फ़िलहाल इजाज़त दीजिए। आदाब। How do you really feel that you as a parliamentarian have made a difference to India's democracy? इंडियन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एक बहुत ही मजबूत पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, जहां पे आप एक दूसरे के खिलाफ बोलते भी हैं, एक दूसरे के खिलाफ आवाज़ भी उठाते